सुधीर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो सर ने कहा, बहुत सारी चीजें तो क्लियर की। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बहुत सारी चीजें आज हमने देखा, वक्तव्य जो आया है विदेश मंत्री द्वारा जो दिया गया है, उसमें बहुत स्पष्ट होता है कि बहुत सारी चीजों का इल्म था। जून से सब चल रहा था, उसके पहले की सारी चीजें मालूम थी। और भी तमाम चीजें निकली हैं जो इंटेलिजेंस की ओर से निकली हैं। फिर जो भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत डोभाल जी को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि उनका पूरा का पूरा जो कौशल है वो कहाँ खोया हुआ था, वो कहाँ चूक कर गया। और भी मामले ऐसे हुए हैं भी देश में हाल में कि उसके बाद उनपे और भी इस तरीके के ब्लेम्स हुए हैं। तो क्या इस पे कहिएगा, क्या जो चूक रणनीति की जो बात होती है, या कुछ कहीं जो कहीं कह लीजिए कि कूटनीतिक जो और कौशल आपको दिखाना चाहिए था, इन सब पर आपकी राय सुधीर सर। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। जी। आवाज आई अब? जी हाँ। आवाज आ रही है? जी। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद संजीव जी। अभी सुनील जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दायरे से कई ऐसी चीजें छूट गई जो इस घटनाक्रम के संदर्भ में मायने रखती हैं। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, जिससे हमारे सांस्कृतिक संबंध बहुत प्राचीन काल से बहुत गहरे हैं, और विश्व के मानचित्र पर बांग्लादेश के उभरने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भारतवर्ष की रही है। बिल्कुल। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने और मुख्य वाहिनी को जिस तरीके से सहयोग दिया गया, लेकिन पिछले लगातार जो घटनाएं घटती रही हैं वहां पर, और जिस तरीके से पांचवी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए और बनने के बाद शेख हसीना वाजिद ने वहां जो निर्णय लिए, जो उनका आचरण रहा, जो उनका सलीका और सलूक रहा, वो अनेक महत्वपूर्ण चीजों की ओर संकेत करता है। ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने, और कहा जाता है क्या, ये इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि उन्होंने अपने राजनीतिक बैरियों या विरोधियों को लगातार प्रताड़ित या उत्पीड़ित किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को पहले गिरफ्तार किया, बाद में उनको नजरबंद किया। उन्होंने आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जिस पर उन ताकतों को एकजुट होकर आंदोलन छेड़ने का मौका मिल गया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके लिए उनको तमाम लोगों से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लेना चाहिए था। भारत के लिए निस्संदेह ये कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी है। बहुत सारे लोग इस बात पर प्रसन्न हो रहे हैं, या उनकी बातें खिली हुई हैं, कि खालिदा ये बेगम के जाने के बाद वहां पर लोकतंत्र की वापसी होगी और चीजें पटरी पर आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको कुछ घटनाओं की याद दिलाना चाहूंगा। आप सन 80 के दशक को याद करें। ईरान में रजा शाह पहलवी के खिलाफ इस्लामी क्रांति हुई थी। तब राजतंत्र के खात्मे पर कई लोगों ने जश्न मनाया था और बहुत खुशी का इजहार किया था। लेकिन पिछले 40-45 साल में जो ईरान की गति है, जो उसकी दशा है, जो उसकी दिशा है, और जिस तरीके से वहां पर स्वातंत्र कामी शक्तियों का, जिस तरह से महिलाओं का, जिस तरह से छात्रों का, जिस तरह से प्रगतिशील तत्वों का उत्पीड़न हो रहा है, वो हम सबके सामने है। तो राजशाही की विदा के बाद इस्लामी क्रांति का स्वागत करना एक सबक रहा है, जो हमको कई दिशाओं में सोचने को बाध्य करता है। इसी तरह छात्रों के आंदोलन से किसी भी राजनेता की विदाई कोई नई घटना नहीं है। इंडोनेशिया में सुकर्णो जैसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेता को विदा होना पड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि इस्तीफे के बाद अब किन हाथों में ताकतें केंद्रित हो गई हैं। आज बांग्लादेश अनिश्चितता, अराजकता और हिंसा की चपेट में है। वो एक ऐसे बोगदे में है जहां पर हमको रोशनी का कोई सिरा दिखाई नहीं देता है। खुदा ना खास्ता कल हो या ना हो, लेकिन आज की तारीख में वहां पर सेना के हाथों में कमान है, और वहां के जो सेनाध्यक्ष हैं, वकार उज्जमानी, ऐसे कुछ नाम है, जमान, उनके हाथों में, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। सेना के हाथों में या सेना की दाढ़ से सत्ता का खून लगने के बाद विभिन्न देशों का उदाहरण हमारे सामने है कि सेना एक बार उसके हाथों में प्रत्यक्ष या परोक्ष सत्ता आ जाती तो आसानी से सत्ता छोड़ती नहीं है। बांग्लादेश में छात्रों ने एक अधिनायकवादी
नेता को पद छोड़ने को तो बाध्य किया, लेकिन उसका आचरण आप देखें तो ऐसा है जो हमें कई चीजों को सोचने को बाध्य करता है। बांग्लादेश की मुक्ति का श्रेय शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन को जाता है, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को ध्वस्त करना, उनके धानमंडी स्थित घर को तबाह करना, वहां पर जो आजादी का स्मारक या संग्रहालय था उसको नष्ट करना, वहां के गण भवन यानी संसद में घुस जाना और वहां तोड़फोड़ करना, अराजकता उत्पन्न करना, मंदिरों पर और इतर धर्मावलंबियों के पूजा घरों पर हमला करना, ये सब ये दर्शाता है। और इस पर काबू पाने के लिए अभी तक वहां पर सेना ने कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं। यही वो संदर्भ है जो इस बात को सोचने को बाध्य करता है कि कहीं इस आंदोलन के पीछे, हालांकि ये आंदोलन स्वयं स्फूर्त था, लेकिन इसका नेतृत्व किन हाथों में है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कोई सर्वमान्य नेता या कोई समिति या कोई संगठन अभी तक आगे नहीं आया है जिससे सरकार बात करे और पूछे कि आपकी मंशा क्या है या आपकी नीयत क्या है। ये सारे तत्व जो हैं इस बात को सोचने को बाध्य करते हैं। और चीन और पाकिस्तान की जिस तरीके से बांग्लादेश में रुचि है, आप सबसे पहले श्रीलंका को याद करें, आप उसके बाद मालदीव को याद करें, आप उसके बाद पाकिस्तान के घटनाक्रम को देखें, उसके बाद नेपाल में प्रचंड की जगह ओली के सत्तारूढ़ होने की घटना को देखें, तो जिस तरीके से भारत के चारों ओर चीन नाकेबंदी कर रहा है या घेराबंदी कर रहा है, उसकी सबसे ताजा कड़ी बांग्लादेश हो सकता है कि हो। मुमकिन है कि ऐसा ना हो और ये बहुत सुखद होगा कि वहां लोकतंत्र की बहाली होती है, लेकिन एक खतरा, एक बड़ा विराट यक्ष प्रश्न सामने खड़ा हो गया है। ईरान में बनी सद्र जैसा सेक्युलर नेता पेरिस में जाकर निर्वासित जीवन जीता है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। ईरान में आज तक 40 साल के बाद भी लोकतंत्र लौट कर नहीं आया। अन्य अनेक देशों में देखिए, और सैनिक शासन, चाहे वो ईदी अमीन का हो, चाहे वो जिया का हो, चाहे वो पोल पोट का हो, कहीं भी सैनिक शासन लोकतंत्र से बेहतर नहीं होता है। होता है तो यह बहुत सुखद होगा, और अगर बहाल नहीं होता है तो निश्चित ये मान के चलिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में अशांति और बखेड़ा नए सिरे से उत्पन्न होगा। और भारत के लिए जो ये कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी है, जयशंकर ने बहुत दिनों बाद, मुझे लगता है कि 10 वर्षों में ये पहला मौका है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो सर्वदलीय बैठक बुलाने का गेस्चर जो है अच्छा है। उसमें राहुल गांधी ने कुछ सवाल भी किए। उनका महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि क्या इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस घड़ी में सारे विपक्षी दल, विशेष तौर पर कांग्रेस, सरकार के साथ में है। जैसा कि आपने कहा कि 4 PM चैनल भी सरकार के साथ में है, लेकिन हम चाहेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोकतंत्र की बहाली हो और बांग्लादेश को अराजकता, हिंसा और अनिश्चितता से मुक्ति मिले। हाँ, देखिए, अभी सुनील जी ने कुछ बातें कही, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। छात्रों का स्वयं स्फूर्त आंदोलन था, उसके तहत एक ऐसी महिला को इस्तीफा देना पड़ा जो अधिनायकवाद के रास्ते पर थी। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद बंग बंधु की प्रतिमा के साथ, बांग्लादेश के संस्थापक के साथ जो सलूक किया गया, उनकी प्रतिमा के साथ, उनके दफ्तर के साथ, उनके म्यूजियम के साथ, मुझे लगता है कि वो बहुत चिंतनीय है। अगर भारतवर्ष में महात्मा गांधी के साथ, या वियतनाम में हो ची मिन्ह के साथ, या चीन में माओ जेदुंग के साथ, या रूस में लेनिन के साथ, या फलस्तीन में यासर अराफात के साथ, या मिस्र में गमाल अब्दुल नासिर के साथ ऐसा सलूक होता है, तो यकीनन ये चिंतनीय है। वो हमारी नई पीढ़ी के दिग्भ्रमित होने का सीधा सीधा प्रमाण है, और इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचित कराने में विफल रहे हैं। ये निश्चित ही भारत के लिए बहुत कूटनीतिक चातुर्य की घड़ी है। और अगर हमारे विदेश मंत्री यह कहते हैं शेख हसीना वाजिद से 1 घंटे की बातचीत के बाद कि भारत ने उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया है या आश्वस्त किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में दिया गया बयान है, और ये वहां के आंदोलनकारियों और अभी जो वहां संस्थाएं कार्यरत है उनके प्रति भारत के मन में कहीं ना कहीं एक खटास पैदा करेगा। निश्चित ही वहां जो कुछ भी हुआ है वो अधिनायकवाद के खिलाफ एक संकेत है, और दमन, उत्पीड़न, चुनावी धांधली, मतभेद, बेईमानी, इन सारी चीजों के खिलाफ एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत देता है।
और लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी सिर्फ आंदोलन बड़ी बात नहीं है, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है यह ज्यादा बड़ी बात है। आप यूगोस्लाविया को याद कीजिए, टीटो के जाने के बाद यूगोस्लाविया का क्या हश्र हुआ। तो जिन देशों में अगर आंदोलन सही हाथों में नहीं है तो आंदोलन का क्या हश्र होता है, ये आप कई जगह देख रहे हैं। भारतवर्ष में भी उसका कहीं ना कहीं आंशिक प्रभाव हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अन्ना हजारे आंदोलन का फायदा किन ताकतों ने उठाया और किस तरह से वो सत्ता में आए, और उन्होंने सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, मूल्यों को और तमाम चीजों को जिस तरीके से वो क्रमशः किस्त दर किस्त नष्ट कर रहे हैं वो हमारे सामने है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है सदाशयी हमें होना चाहिए, और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली या जमहूरियत न सिर्फ भारत बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप और विश्व के हित में है। हमें कामना करनी चाहिए कि बांग्लादेश इस घटाटोप से बाहर आएगा और वहाँ पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे और निर्वाचित सरकार बहाल होगी, आएगी और जो भारत के साथ अच्छे दोस्ताना संबंध रखेगी।